जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं से हिंदी और व्याकरण मिलाकर कुल 100 प्रश्न जो 2024 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने। अगला प्रश्न है हमारा, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध बिरजू महाराज से है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध बिरजू महाराज से। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव पाठ का लेखक कौन है? अभिनव पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का ललित गद्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? तो अभिनव रोन नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। अगला प्रश्न है हमारा, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज एक प्रकार का ईसाई मठ है। ला शत्रुज एक प्रकार का ईसाई मठ है। अगला प्रश्न है हमारा, पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो एक बहुत ही महान चित्रकार हुए हैं। पिकासो क्या थे? एक चित्रकार। अगला प्रश्न है हमारा, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद जी की कृति है। किसकी? घनानंद। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के ये मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन। स्वदेशी किसकी रचना है? प्रेमघन की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमघन किसका उपनाम है? प्रेमघन किसका उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? प्रेमघन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती है? तो भारत में आज भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? आजकल भारत के जो लोग हैं वो किस भाषा में ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं? तो वो अभी अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग हैं जिनको अपनी भाषा बोलने में, हिंदी बोलने में शर्म आती है। खैर, अगला प्रश्न है हमारा, रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो प्रेम आईनी कहा है श्री राधा जी को प्रेम आईनी कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, रसखान ने चित्तचोर को रसखान के चित्तचोर कौन है? रसखान के अनुसार चित्तचोर जो है वो कौन है? तो चित्तचोर कौन है? श्री कृष्ण है। रसखान के अनुसार चित्तचोर कौन है? श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है हमारा, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है? रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार है? तो क्या तीनों लोग त्याग करने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है हमारा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो
स्नेह को मारक शीर्षक सवैया की रचना है, मतलब इसके रचनाकार कौन है। अति सुदो स्नेह को मारक है, ये जो शीर्षक है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार घनानंद है। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद किस काल के कवि थे, तो घनानंद रीति काल के कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, घनानंद किस भाषा के कवि थे, घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं की रचना की है। रिल्के ने रेनर मारिए रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवनी और यात्रा वर्णन, यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं या यात्रा वर्णन, इस पर उन्होंने रचना की। अगला प्रश्न है हमारा, दही वाली मगम्मा के रचयिता है, निम्न में से कौन दही वाली मगम्मा की रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा के राइटर कौन है, श्रीनिवास। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा की। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, व्योम। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, सूर्य का समानार्थी शब्द, समानार्थी अर्थात जो सेम अर्थ देता हो, समान अर्थ देता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा भानु। अगला प्रश्न है हमारा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो सबसे अधिक प्रिय होता है, अधिक प्यारा होता है, उसी को कहते हैं नाक का बाल होना, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्यारा होना। अगला प्रश्न है हमारा, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। अगला प्रश्न है हमारा, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ होगा आस्तीन का सांप। कपटी मित्र अर्थात वैसा मित्र जो साथ रह करके क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर गणेश होना, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से क्या है, अर्थात जो अत्यंत मूर्ख होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोबर गणेश, इसका आंसर हो जाएगा मूर्ख होना, गोबर गणेश होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख होना। अगला प्रश्न है हमारा, टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है, टन बोल जाना अर्थात मर जाना, देसी भाषा में लोग इसे टै बोल जाना भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थात अपना काम निकालना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ होगा दल बदलना, जैसे कि नीतीश कुमार जी अभी अपना दल बदल लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मक्खन लगाना अर्थात खुशामद करना, किसी की खुशामद करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वीर गति पाना मुहावरे का क्या अर्थ है, वीर गति पाना अर्थात युद्ध भूमि में मर जाना। ठीक है, जितने भी हमारे सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, वो बॉर्डर पर क्या करते हैं, देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है, सिर पर भूत सवार होना इसका सही अर्थ क्या हो जाना, धुन सवार हो जाना, किसी चीज़ को लेकर के क्या होता है, धुन सवार हो जाता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पढ़ने का इतना मन कर देता है, सब कुछ आप भूल जाते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कान देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कान देना अर्थात ध्यान देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा,
कहीं ठौर ठिकाना ना होना, अर्थात न घर ही का रहना न घाट पर कहीं रहना, अर्थात कि जिसका कोई एक ठिकाना नहीं होता, ठौर ठिकाना, उसी को बोलते हैं कहावत के तौर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाल भात में मुसलचंद, कहावत का क्या अर्थ है? दाल भात में मुसलचंद, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना मतलब दखल देना। क्या होगा? बिना मतलब दखल देना, उसी को हम क्या कहते हैं? दाल भात में मुसलचंद। अगला प्रश्न है हमारा चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। जो भी अपराधी होता है, अगर आप लोग भी कभी कोई काम गलत कर दिए होंगे तो आपके अंदर भी क्या रहता है? एक डर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, यह कहावत बहुत ही फेमस है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब क्या होता है? अपने आदमी को कम आंकना। इसका क्या सही मीनिंग हो जाएगा? अपने आदमी को कम आंकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूध का जला मुट्ठा फूंक फूंक कर पीना चाहिए। दूध का जला मट्ठा जो होता है वो क्या होना चाहिए? फूंक फूंक कर पीना चाहिए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा खूब सोच समझ कर काम करना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा उसके बारे में सोच लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस के आने के बीन बजाना, भैंस लगे पगुराए, कहावत का क्या अर्थ है? अर्थात कि मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना। क्या हो जाएगा? मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात जिसे नाचने नहीं आता है सही से, वो क्या कहेगा कि आंगन टेढ़ा। तो इसका सही मीनिंग हम देखते हैं। इसका सही मीनिंग हो जाएगा अपना ऐब छोड़ करके दूसरे का ऐब देखना। ऐब मतलब क्या है? कि अपने अंदर जो बुराई है वो छोड़ करके दूसरी की बुराई को देखना। उसी को हम लोग कहावत की भाषा में क्या कहते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगला प्रश्न है हमारा किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? किसी विषय को हम विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए होगा विशेषज्ञ। क्या होगा? विशेषज्ञ, जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विरक्ति, विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा आसक्ति। क्या हो जाएगा? आसक्ति। अगला प्रश्न है हमारा उ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान है। उ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यश प्लस धरा, यश प्लस धरा। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें और थी। अगला प्रश्न है हमारा अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में अज्ञेय का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हमारा नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। अगला प्रश्न है हमारा पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये
महाबली खर्च देने का निर्णय लिया था। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महाबली खर्च अर्थात महीने के खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपये देने का निर्णय लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो वो 4वीं सदी से मिलना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता जो है उसमें भारत का कैसा चरित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों प्रकार से। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति प्लस अय। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अय। अगला प्रश्न है हमारा, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देवेश, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस इस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका जब हम अतियुक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा अति प्लस युक्ति। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें छोटी ई आ रहा है, ठीक है, और इसमें छोटी ऊ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? छोटी ई प्लस छोटी ऊ। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर। अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? छोटी ई प्लस छोटी ऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनु प्लस एसन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत। सु प्लस आगत इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्णों हो जाएगा। किन किन वर्णों की संधि हो जाएगा? चलिए तो देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जब इसको हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरी प्लस इंद्र। गिरी प्लस इंद्र, तो ये क्या है हमारा? छोटी ई है और ये भी छोटी ई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई प्लस ई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन। ने प्लस अन, नयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, खिचड़ी। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? तो ये है देशज शब्द। खिचड़ी क्या है? देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, खेत किस प्रकार के शब्द हैं? देशज, विशेषज, तत्सम या तद्भव? तो खेत भी क्या है? एक प्रकार का देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस किस प्रकार के शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देशज। ठोस भी क्या है? एक प्रकार का देशज शब्द ही है। अगला प्रश्न है हमारा, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द
कृदंत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सवैया। सवैया क्या है? एक प्रकार का कृदंत शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गठरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो अगला प्रश्न है, नायक में किन किन वर्णों की संधि है? नायक में किन किन वर्णों की संधि है? तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद ने प्लस अक। इसमें क्या हो जाएगा? ने प्लस। चलिए तो इसकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, विष्ट के दांत। विष्ट के दांत कैसी कहानी है? विष्ट के दांत कैसी कहानी है? तो यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो लोगों की मानसिकता को इस कहानी में दर्शाया गया है कि लोगों की कैसी सोचने की समझ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? विष के दांत जो कहानी है यह किस वर्ग के समाज की मानसिकता उजागर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्गीय। इसमें क्या है, मध्यम वर्ग में भी निम्न मध्यम वर्ग है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मध्यम वर्ग है तो इसी को क्या करेंगे, ऑप्शन हम मारेंगे। लेकिन अगर पहले रहता निम्न मध्यम वर्ग तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी को मारते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखें। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कहाँ बसता है? तो भारत कहाँ, गाँव में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र। जरथुस्त्र क्या हो जाएगा? जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून किस बढ़ते हैं या किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ अर्थात जिसके पास कम ज्ञान होता है, उस प्रकार के जो पिता होते हैं वो कैसे जीव होते हैं? तो वो अपने आप के दयनीय जीव होते हैं, अर्थात दयनीय महसूस करते हैं। चलिए जिसके पास कम ज्ञान होगा वो खुद को क्या कैसा महसूस करेगा? दयनीय। अगला प्रश्न देखते हैं, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो वो लड़ना नहीं जानती थी किसी से। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, पहले दिन पपाती को था निम्न में से क्या था? तो पहले दिन उसको बुखार था। अगला प्रश्न है हमारा, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सावरदैया। सावरदैया। अगला प्रश्न है हमारा, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, यह किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है हमारा, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? नायिका अर्थात जो एक्ट्रेस होती है मूवी की। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन थी? सीता। अगली प्रश्न है हमारी, सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? अर्थात किस प्रकार के समाज का उन्होंने वर्णन किया है उसमें? तो यह इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी समाज।
सावरदैया की कहानी जो धरती घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, इसमें राजस्थानी समाज का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, सवाल तो डैश डैश का ही है, सवाल किस चीज़ का है, तो सवाल किसका है, रोटी। आज जो लोग इतना काम कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं, रोटी के लिए ही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मछली किस कहानीकार की रचना है, मछली किस कहानीकार की रचना है, तो मछली विनोद कुमार शुक्ला जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाविद्यालय पुस्तक से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मछली, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है हमारा, संतु और नरेन आपस में कौन थे, तो संतु और नरेन आपस में भाई भाई थे। अगला प्रश्न है हमारा, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, बिस्मिल्लाह खान का असली नाम, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, कमरुद्दीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था डुमराव, डुमराव जो क्या होता है, बिहार में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में क्या है, अवयवी भाव समास है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।